chemistry, and the first element hydrogen. Okay. हाइड्रोजन सिंबल क्या है इसका? H. ठीक है. नाउ हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1. ठीक है. तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, वन प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि हाइड्रोजन एटम एज ए न्यूट्रल है, करेक्ट. तो एक प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. अभी हाइड्रोजन का प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है ना. हाइड्रोजन में जो है ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम 3 आइसोटोप्स हैं. तो हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स. हाइड्रोजन हैज़ What are isotopes? 3 आइसोटोप्स. ओके, व्हाट आर आइसोटोप्स? ठीक है, तो आइसोटोप्स हम बोलते हैं. ठीक है. आइसोटोप का मतलब होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है. एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर But different mass number. एटॉमिक नंबर सेम. तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट इज आल्सो सेम, है ना. एटॉमिक नंबर इज द, वो डिसाइड करता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा. ओके. तो आइसोटोप किसे कहा जाता है? आइसोटोप उसे कहा जाता है कि अगर जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है. ठीक है. तो इसको थोड़ा और समझते हैं. आइसोटोप फर्स्ट टाइम आ रहा है तुम्हारा चैप्टर में? नहीं, बट हाँ मतलब बोलो. तो हाइड्रोजन में कैसा है? अच्छा, पहले तो आइसोटोप किसे कहा जाता है? जो भी आइसोटोप्स है ना वो सेम ही एलिमेंट होगा, मतलब वो डिफरेंट नहीं होगा. ठीक है ना. जैसे हाइड्रोजन का अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है तो तीनों में सेम एक प्रोटॉन रहेगा. तीनों आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम ही रहेगा. ठीक है ना. क्या डिफर करेगा? अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, 1 रहेगा. ठीक है. तो डिफर क्या करेगा, क्या चेंज होगा? न्यूट्रॉन. तो आइसोटोप डिफर्स इन न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. सो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. ओके. वन इज प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम. एक है, इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है. ठीक है. अच्छा, ड्यूटेरियम, DEUTERIUM, इसका क्या है? एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा बिकॉज इट इज सेम एलिमेंट, है ना. 1 रहेगा बट एटॉमिक मास 2 है. ठीक है. एंड तीसरा एक है ट्रिटियम, TRITIUM. इसका एटॉमिक नंबर 1 है बट एटॉमिक मास 3 है. अभी देखो, एटॉमिक नंबर 1 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है. इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है. ये क्या है? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास किसे कहा जाता है? एटॉमिक मास किसे कहा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. तो प्रोटियम के केस में क्या हो रहा कि एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है. प्रोटियम के केस में नो न्यूट्रॉन. ठीक है. ड्यूटेरियम के केस में क्या है? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है. ठीक है. न्यूट्रॉन एक, प्रोटॉन एक. और ट्रिटियम के केस में कैसा है? एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो एक ही रहेगा भाई क्योंकि ये एलिमेंट इज हाइड्रोजन. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 2. तो 1 + 2 3 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, एंड इसमें 0 + 1 1 हो गया. तो प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन भी है,
और ट्रिटियम का 3 है। तो अभी हाइड्रोजन इतना चर्चा में आजकल क्यों है? बिकॉज देखो, अभी तुम जो भी हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ा है, तो इसमें क्या है, प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, मतलब हीट निकलेगा या हीट एब्जॉर्ब होगा, कितना एटम्स कंबाइन करेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, वी कॉल इट न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर एक्टिविटी होता है, तो उसका चैप्टर ही अलग है, उसको अलग तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस बोला जाता है उसको। तो ये जो हाइड्रोजन का ये वाला जो एलिमेंट है ना, जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, क्योंकि इस टाइप का एलिमेंट में क्या ऐसा होता है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है ना, ये इस तरह का होता है कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस रहता है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता है, तो इसको हम एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार, हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब चर्चा में आ रहा है, क्योंकि अभी हमको ऑल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोलियम हमको ढूंढने पड़ रहा है। ठीक है ना, एंड थोड़ा सस्ता भी होगा एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है, इसलिए अभी ये चर्चा में है ज़्यादा। ओके ना, तो हो गया, तो आइसोटोप क्लियर हो गया। आइसोटोप सेम एलिमेंट का ही होता है। ओके, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, मतलब उसका न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर है वो वेरी करता है, न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है, बाकी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सारे आइसोटोप्स का सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अभी हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसा होगा? तो हाइड्रोजन में कैसा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक ही ऑर्बिट काफ़ी है, देयर इज ओनली 1 ऑर्बिट, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना हो गया हाइड्रोजन का? नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या डिसाइड करता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड में ये एलिमेंट रहेगा, है ना। तो जितना ऑर्बिट उतना पीरियड। ठीक है, तो ये इसमें एक ही ऑर्बिट है, तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड। क्लियर? अभी कौन सा ग्रुप में रहेगा, मतलब देयर आर कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, करेक्ट। तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में कौन सा ग्रुप में रहेगा? ग्रुप किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप में रहेगा? तो हाइड्रोजन में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में ही रहेगा, फर्स्ट ग्रुप का ना। तो हाइड्रोजन कौन सा पीरियड का मेंबर है? फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। कौन सा ग्रुप का मेंबर है? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। क्लियर? फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट। अभी हाइड्रोजन का ड्यूअल नेचर क्या है? व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ हाइड्रोजन? पहले हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल का ये जो हाइड्रोजन का पोजीशन है ना, दिस इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कौन सा है? दिस इज फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, एकदम क्लास का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, फर्स्ट। अभी देखो, लिथियम कैसा है? इसका 2 पीरियड, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 ऑर्बिट है इसमें, तो 2 ऑर्बिट है तो सेकेंड पीरियड का मेंबर है। सोडियम का 11 है, 281, 3 पीरियड है तो थर्ड पीरियड का मेंबर है। मैग्नीशियम का 12 है, क्यों? 282, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस शेल है, तो ये के सेकेंड ग्रुप का मेंबर है मैग्नीशियम। क्लियर ना? तो ग्रुप डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पीरियड डिसाइड होता कितना ऑर्बिट है, करेक्ट, उससे डिटरमाइन होता है। करेक्ट। चलो, अभी हम
इसको फिर से ड्यूअल नेचर ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूअल नेचर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन कैसा है ना कि कैसे मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखो, एक हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम का, ठीक है। तो ये दोनों क्या करता है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा और इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका एटोमिसिटी जो है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल 2 है। एटोमिसिटी किसे कहा जाता है, इतना एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना, करेक्ट। हीलियम का एटोमिसिटी क्या है, हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। तो एटोमिसिटी क्या है, 1, मतलब एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल, ठीक है। एटोमिसिटी 1 है। ओजोन का क्या है, ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन का ही 3 एटम मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका एटोमिसिटी क्या है, एटोमिसिटी 3 है। तो एटोमिसिटी मतलब क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी क्या है, 2, क्योंकि 2 एटम मिलके एक हाइड्रोजन बन रहा है, क्लियर ना। ड्यूअल नेचर क्या बोलता है, देखो अभी ये जो हाइड्रोजन है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ, चलो मैं इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता हूँ। तो हाइड्रोजन के पास अगर क्लोरीन आएगा, मतलब क्लोरीन क्या है, 17 है उसका एटॉमिक नंबर, तो 287 है ना। लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहेगा एक्स्ट्रा, तो हाइड्रोजन बिकम्स प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब तक था न्यूट्रल था, अभी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये प्लस हो गया। अभी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो क्लोरीन के पहले क्लोरीन न्यूट्रल था 287, अभी एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया, लास्ट ऑर्बिट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसका 17 ही है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना जो है ना क्लोरीन को दे दिया और इट बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड क्लोरीन बिकम्स ए नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, इस टाइप का बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के। अभी अच्छा, तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मान लो कि हाइड्रोजन है अभी न्यूट्रल, ठीक है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके में बढ़ गया। पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो हाइड्रोजन बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस एटम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। जितना भी मेटल है तो हाइड्रोजन बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है, जितना भी मेटल्स है, सोडियम पोटेशियम, ये सब जो है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम, दे टेंड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ना चाहता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। हाइड्रोजन कैन एक्ट एज electronegative also, electronegative, ठीक है। अच्छा,
कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का जो है ना जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रॉपर्टी है, ये किससे मिलता जुलता है? हैलोजन फैमिली से मिलता है। हैलोजन फैमिली जानते हो क्या? हैलोजन फैमिली मतलब कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है ना लास्ट ऑर्बिट में, जैसे फ्लोरीन का लो, फ्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी है फ्लोरीन का, ठीक है। तो इसका 9 होता है, तो 2 and 7 एटॉमिक नंबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से फ्लोरीन का 2 8 हो जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का 2 8 7 है। ब्रोमीन का भी लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका आयोडीन का भी लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है, चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो हाइड्रोजन का भी वैसे ही टेंडेंसी है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ जाएगा तो मैं हीलियम का स्ट्रक्चर ले लूँगा, बराबर। तो जैसे एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ मॉलिक्यूल बना रहा, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत मैंने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया, लास्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया, क्लियर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लास्ट ऑर्बिट में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एग्जिबिट करता है ये। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन को अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाए, मान लो नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, ठीक है, क्लोरीन है, तो इसके साथ रिएक्शन करने के लिए ये तैयार रहता है, ओके। तो नॉन मेटल में जैसे हाइड्रोजन के साथ अगर वाटर का ऑक्सीजन करेगा तो H2O बनेगा, सल्फ़र के साथ बनेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एसिड बनेगा, करेक्ट। अच्छा, तो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ इसके साथ वो बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन कैन बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन में हम लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे, देयर आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तुम्हारा अभी सिंपल टर्म में जो ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है ना, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली जो ऑक्सीजन छीन लेगा, किसी को ऑक्सीजन है उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो मान लो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन पास कर दो तो इसका ऑक्सीजन को ये अपने पास कर लेगा, तो H2O बनेगा एंड कॉपर को फ्री कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ले लिया, ओके। तो जो ऑक्सीजन को खींच लेता है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। सो हाइड्रोजन कैन बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, एटॉमिसिटी भी हो गया, करेक्ट, ठीक है। पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन का कैसा रिएक्शन होगा? सो potassium when reacts with cold water, it forms potassium hydroxide and hydrogen. हाँ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? एल्केली है। 2K by the way. हाँ, तो अभी बैलेंस करेंगे ना इसको। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 2 हो गया, इसमें 1 पोटेशियम 1 हो गया, लेकिन नहीं, ये हाइड्रोजन इधर 3 है, तो अभी इधर 3 करने के लिए अगर जैसे मैं इसको 3 करने जाऊंगा ना, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। सो बेटर है इसको 2 कर देता हूँ, इसको भी 2 कर देता हूँ, तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन ना, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अभी 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितना पोटेशियम का एटम है? 2, इधर भी 2, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 4 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। सो पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एल्केली है,
ठीक है, एसिड का जस्ट उल्टा, करेक्ट। अच्छा, सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन करेगा वाटर का? सोडियम छोड़ दिया तो सोडियम में छोड़ दिया तो वायलेंट रिएक्शन करता है ना, वेरी वायलेंट रिएक्शन, हिस 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 करके एक आवाज़ भी होता है, एंड इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी OH प्लस H2। इसको भी बैलेंस करो, चलो, तो इसमें 2 कर दो, 2 कर दो, 2 कर दो, ठीक है, अभी बैलेंस हो गया। कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन कैसे रिएक्शन करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, इसको लाइम बोला जाता है, लाइम वाटर प्लस H2, ठीक है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, इसलिए CaOH2, जैसे पोटेशियम का वैलेंसी सोडियम का वैलेंसी 1 है, तो 1 OH को लिया है, इसमें 2 है तो 2 ले लिया, तो इसको बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, चलो 2 कर देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो बैलेंस हो गया अभी। सो कैल्शियम रिएक्ट स्लाइट vigorously and forms calcium hydroxide, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? मैग्नीशियम के साथ अगर तुम देखो बॉइलिंग वाटर में अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे, खाली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, बट अगर मैग्नीशियम के साथ बॉइलिंग वाटर का रिएक्शन करोगे ना, बॉइलिंग वाटर का, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा एंड इसमें से H2 गैस निकलेगा, ठीक है। इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस में 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 मैग्नीशियम, बैलेंस ही है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम अगर स्टीम के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन करोगे, मतलब स्टील ज़्यादा हीट चाहिए ना, H2, तो ये एल्यूमिनियम Al2 एल्यूमिना बोला जाता है इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको बोला जाता है एल्यूमिना, हाँ, तो एल्यूमिना बनेगा एंड हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 एल्यूमिनियम 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसको चलो 3 करते हैं। जैसे हम 3 ऑक्सीजन कर दिए ना, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 6 हाइड्रोजन तो 2 इधर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम, ये क्या था, बॉइलिंग वाटर, ओके, और ये सब कोल्ड वाटर था, कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ देखो एल्कली, इसको सोडियम पोटेशियम को एल्कली मेटल बोला जाता है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है कैल्शियम को। तो कोल्ड वाटर के साथ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, या तो बॉइलिंग वाटर जैसे हमने अभी मैग्नीशियम के साथ देखा, या फिर स्टीम पास करो। जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, जिंक का केमिकल सिंबल Zn है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब अगर स्टीम, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इस बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो ये क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अभी इसको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन सब ठीक है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन के साथ रिएक्ट्स विद स्टीम, एंड आयरन के साथ स्टीम का रिएक्शन देखो, अगर रिएक्शन करेंगे ना, अभी हम यहाँ पर एरो नहीं लिखते, इसका मीनिंग बोलना, ये क्या होता है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है ना। देखो आयरन का Fe4 ये कैसे बना है, Fe3O4 के बारे में थोड़ा बताता हूँ, तुमको क्लियर होगा, और ये हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो इसको पहले, अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, मतलब अगर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास किया जाता है तो आयरन और स्टीम अलग हो सकता है।
तो इसके लिए जो रिएक्शन बोथ साइडेड है, मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट को फिर से रिएक्ट कराऊँ और मेरा रिएक्टेंट आ जाए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को रिएक्ट करने से अगर मेरा रिएक्टेंट वापस आ सकता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन। ये सब इरिवर्सेबल रिएक्शन था, ऊपर से जितना रिएक्शन था ना इरिवर्सेबल, मतलब वन साइडेड रिएक्शन। क्लियर। अभी इसको बैलेंस करते हैं पहले, फिर बाद में हम Fe3O4 के बारे में जानेंगे। तो 3 आयरन, चलो 3 बना दिया, 3 आयरन एटम हो गया। अच्छा, इसमें 4 ऑक्सीजन, तो चलो 4 ऑक्सीजन कर दिया। तो इधर करना आसान है क्योंकि 4 ऑक्सीजन इधर है, मिला हुआ है। तो बट ऐसा करते गए ना तो इसमें 8 हाइड्रोजन हो गया। इधर तो मेरा 2 ही हाइड्रोजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना। अभी Fe3O4 क्या है, देखो ये क्या है, आयरन का 2 वैलेंसी है, जैसे हाइड्रोजन का 1 ही वैलेंसी है ना। तो कुछ एलिमेंट रहता है, हम लोग उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, उसको ट्रांजिशनल एलिमेंट बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या है ना, 2 वैलेंसी इंडिकेट रहता है। एक होता है 2 वैलेंसी, आयरन का 1 वैलेंसी 2 है, और आयरन का दूसरा वैलेंसी जो है ना 3 है। Mg का भी तो होता है ना। नहीं, मैग्नीशियम इज सिंगल वैलेंसी, वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वेरिएबल वैलेंसी मैग्नीशियम शो नहीं करता है, ठीक है ना। हम आएंगे जब ट्रांजिशन एलिमेंट बनाएंगे ना, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, क्यों 2 वैलेंसी शो करता है, भाई क्या ऐसा हो जाता है कि एक एलिमेंट 2 वैलेंसी। शेल से भी होता है ना। हाँ पिछले बार था। हाँ, तो अभी उस टॉपिक में हम बाद में पढ़ेंगे, ये ट्रांजिशनल एलिमेंट के बारे में। ट्रांजिशनल एलिमेंट, तो ट्रांजिशनल एलिमेंट, तो ये ट्रांजिशनल एलिमेंट के बारे में जो है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो नॉर्मली उसका सॉल्ट कलरफुल सॉल्ट रहता है, उसका जितना भी सॉल्ट बनता है सब कलर्ड सॉल्ट बनता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आयरन में, आयरन का 2 वैलेंसी है, इसको बोल जाता है फेरस ऑक्साइड, मतलब वैलेंसी, आयरन का वैलेंसी 2 है, तो आयरन इधर 2 लिया, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 इधर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, FeO बना, तो दिस इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और आयरन का वैलेंसी 3 जो है, ये आयरन का वैलेंसी इधर जाता है, मतलब 3 ऑक्सीजन को भी पकड़ता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो इधर आ गया, तो इसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अभी ये दोनों ऑक्साइड ही बनता है एक्चुअली, इधर देखा जाए ना, जब हम स्टीम के साथ आयरन को रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तब फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड दोनों बनता है आपस में। दोनों को अगर 3 आयरन हो गया, देखो आयरन और आयरन 2, तो Fe3 हो गया, O4 हो गया, इसको बोल देते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। तो दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो तुम अभी खाली इतना जानो कि जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, मतलब फेरोसोफेरिक ऑक्साइड में अगर मैं हाइड्रोजन पास करूं तो मुझे स्टीम एंड आयरन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज़ ए रिवर्सेबल प्रोसेस। सो दिस इज, इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोला जाता है, इसको जो है ना मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोला जाता है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड को, है ना, मैग्नेटिक ऑक्साइड। चलो ये हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन का जो किस तरह से हाइड्रोजन हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे, है ना। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। एसिड से हम बना सकते हैं, तो एसिड मतलब कौन कौन सा एसिड, चलो हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बोला जाता है ना। और इसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर मैं हाइड्रोजन बनाने का कोशिश करूँगा, अच्छा एसिड में नॉर्मली नाइट्रिक एसिड हम नहीं लेते हैं, तो क्वेश्चन में आएगा तुमको क्यों हम देखेंगे, अभी हम उसमें जाएंगे, अभी हम प्रिपरेशन करेंगे ना, क्यों लेते हैं उसका आंसर करेंगे। तो अभी नाइट्रिक एसिड कभी नहीं यूज़ करते हम लोग हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए,
क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो रिजल्टेंट देखो, नाइट्रिक एसिड जो है ना एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है ऑन इट्स डिकम्पोजिशन ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन इनटू वाटर। मतलब हाइड्रोजन तो बनता है नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर मैं मेटल को रिएक्ट कराऊंगा तो उसमें हाइड्रोजन बनता है, लेकिन क्या होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्शन करता है, क्योंकि उस नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है रिएक्शन के समय। और नेसेंट ऑक्सीजन मतलब हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन, मतलब वो क्या है ना, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में रहता है, वो बहुत रिएक्टिव है। तो वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन रिलीज होता है ना, जैसे इधर मान लो मैग्नीशियम के साथ मैंने रिएक्शन करा है, चलो मैग्नीशियम के साथ पहले HCl का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो गया। अच्छा, अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करूँगा तो एल्यूमिनियम क्या है, ट्राई वैलेंट एलिमेंट है, मतलब वैलेंसी 3 है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, Al सल्फेट का वैलेंसी 2 है, Al2SO4 क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। 3 सल्फेट है, चलो एक साथ 3 कर दो, 2 एल्यूमिनियम 2 कर दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर 2 है तो 3 कर दो, इधर 6 हो गया। तो देखो 3 सल्फर है, 3 4 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है, 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, जिंक, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम जिंक का ग्रेन्यूल्स लेते हैं, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड में हम डालते हैं इसको। एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, उसमें वाटर मिलाया जाता है, बराबर। फिर तुम डालो इसमें तो ये जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग इसको देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे इम्प्योरिटी भी बनता है ना। तो इम्प्योरिटी को निकाल के हम प्योर हाइड्रोजन बनाएंगे अभी, है। तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हम लेबोरेटरी में ऐसा हाइड्रोजन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आयरन को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा, है ना, हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। तो क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, चलो क्लियर। तो ये तीनों मतलब कोई मेटल से, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, मेटल के साथ जब एसिड का हम रिएक्शन कराएंगे तो मुझे हाइड्रोजन मिल सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, why nitric acid is not used with metal to produce hydrogen? Why nitric acid is not used जो क्वेश्चन हम लोग आया था ना, फॉर हाइड्रोजन प्रिपरेशन, इसका क्या रीज़न है। देखो HNO3 जो है ना, इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम HNO3 के रिएक्शन बाद में जब नाइट्रोजन पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है, ओके। तो इसका क्या मीनिंग है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है। नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे फॉर्म में रहता है, ओ एकदम हाईली रिएक्टिव, तुरंत रिएक्शन करेगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है व्हिच कन्वर्ट्स हाइड्रोजन टू वाटर। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, जैसे हाइड्रोजन को मिलेगा वो सीधा वाटर में कन्वर्ट कर देगा, तो हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। क्लियर।
तो अभी कुछ भी हो, देखो नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके रखता हूँ तुमको। हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड का जो एकदम सुपर सैचुरेटेड नाइट्रिक एसिड है ना, वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है। ओके, फिर हम लेते हैं 75%, फिर हम लेते हैं 50%, ठीक है, मतलब 50% नाइट्रिक एसिड 50% वाटर, फिर हम 25% नाइट्रिक एसिड 75% वाटर, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज करता है N2O5 प्लस ऑक्सीजन, है ना, प्लस H2O भी बनता है। ओके, तो नेचुरल ऑक्सीजन तो बनेगा। तो हमको अभी क्या करना है, इसमें ये देता है, कभी NO2 देता है, कभी N2O देता है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जैसे तुम इसको रिएक्शन में लाओगे ना, तो ये डिफरेंट नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी दे सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दे सकता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड भी दे सकता है ना, जो कि जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं हम। तो बट कुछ भी हो, इसका जो नेसेंट ऑक्सीजन इससे बनता है, दैट नेसेंट ऑक्सीजन कॉम्बाइंस विथ हाइड्रोजन एंड गिव्स यू H2O। तो H2O मिल जाएगा। फिर तुमको चाहिए था हाइड्रोजन, मिल गया H2O, तो तुम्हारा काम नहीं बना ना, इसलिए नाइट्रिक एसिड नहीं यूज़ होता है। ओके, अच्छा, lead cannot be used in the preparation of hydrogen using dilute acids। तो जैसे हमने मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, जिंक लिया, आयरन लिया, लेड क्यों नहीं ले सकता? क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि लेड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड क्या करता है, मान लो HCl के साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या लेड क्लोराइड बन जाएगा। अगर तुमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेड का रिएक्शन किया तो लेड सल्फेट बन जाएगा, Pb, लेड का सिंबल है Pb, है ना, SO4 बन जाएगा। ये क्या करता है ना, ये एक कोटिंग बन जाता है। मतलब जैसे तुमने लेड लिया, सपोज यहाँ पर एक लेड का ऐसे, सपोज दिस इज लेड, ऐसे लेड ले लिया, ठीक है, टुकड़ा लेड ले लिया। जैसे तुम रिएक्शन करोगे ना, तो HCl के साथ लेड का रिएक्शन करो, ये बनेगा लेड क्लोराइड। H2SO4 के साथ लेड का रिएक्शन करो, ये बनता है। जैसे ये बनेगा ना, ये क्या कर जाएगा, लेड को ढक देगा पूरा ऐसे। इनसॉल्युबल कोटिंग, ये सॉल्युबल नहीं है, मतलब ये घुलेगा नहीं, है ना। तो कोटिंग अगर हो जाएगा, फिर तो इसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। HCl H2SO4 जो है ना, लेयर आ गया ना लेड के ऊपर, तो इसे रिएक्शन का फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर तुमको पूछा जाए कि भाई आपने मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, जिंक लिया, आयरन लिया, लेकिन लेड क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं पॉसिबल है, तो तुमको क्या बोलना है कि लेड के साथ अगर मैं डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो उसका जो लेड क्लोराइड, लेड सल्फेट बनता है ना, वो क्या करता है, लेड को ढक देता है, इनसॉल्युबल कोटिंग बना देता है। अगर कोटिंग आ जाएगा तो फिर लेड तो लेड नहीं रहा, ऊपर से तो एकदम प्रोटेक्टिव लेयर से ढक गया ये, तो ये फर्दर रिएक्शन जो है ना HCl के कॉन्टेक्ट से बाहर हो गया ये, तो फर्दर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनेगा नहीं। अच्छा, अभी हम यूनिक नेचर ऑफ जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम फॉर्म ऑक्साइड्स। जिंक ऑक्साइड, ओके, जिंक ऑक्साइड बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड भी बनता है, विच आर एम्फेटोरिक इन नेचर। नाउ देखो, इसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा एम्फेटेरिक मतलब एक बताता हूँ पहले। अगर जिंक के साथ मैं जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम, इन तीनों का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। ये क्या करता है, ये इसका जो ऑक्साइड्स बनता है, मतलब जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक से जिंक ऑक्साइड बना, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बना, है ना, या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड बना, चलो ZnOH2। सिमिलरली लेड ऑक्साइड बना, लेड हाइड्रोक्साइड बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है ना। तो लेड क्या करेगा, लेड ऑक्साइड PbO बनेगा एंड PbOH3 हो जाएगा ना, लेड हाइड्रोक्साइड, ऐसे लेड का 2 है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3
एंड AlOH होल 3, ठीक है। तो ऐसा हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये सब एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? ये क्या करता है ना, एम्फोटेरिक, देखो नॉर्मली क्या है ना, एम्फोटेरिक का मीनिंग समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि कोई एसिड और एल्कली अगर रिएक्शन करता है, एल्कली मतलब एसिड का जो उल्टा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसमें OH आयन रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। तुम्हारे हाथ में अगर एसिड गिर गया तुम क्या करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, सोडा, है ना। तो सोडा इज़ ऑपोजिट ऑफ एसिड। तो क्या होता है कि अगर तुम एसिड के साथ एल्कली लगा दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, मतलब न्यूट्रलाइज रिएक्शन कर स्टॉप देगा, हो जाएगा, जो रिएक्शन हाथ स्टॉप कर देगा, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं हम। तो एसिड एल्कली अगर मिल जाता ना तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये वाटर बन जाता है। अच्छा, तो अगर हमारे हाथ में एसिड गिर गया और हमने इमीडिएट लाइक सोडा दे दिया तो ज़्यादा कुछ नहीं होएगा हाथ में? हाँ, अभी कैसा है, जैसे अभी देखो क्या है, एक बार हमको बोला गया था कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाओ लैब में। तो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है ना, इसको ब्लू विट्रियल बोला जाता है। CuSO4 5H2O रहता है इसमें। तो हमने बना तो दिया, लेकिन क्या है, सैंपल दिखाने के लिए हमको सैंपल दिखाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा क्रिस्टल बना है या नहीं। देखो तो वॉच ग्लास के ऊपर हमने को लेना था। तो जल्दी में हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट जो बना, उधर गर्म करने से कॉपर सल्फेट बना, रिएक्शन कराने के बाद उसको मैंने हाथ से पकड़ के वॉच ग्लास में रख के और दिखा दिया। उस समय तो पता नहीं चला। तो क्या हो गया कि इसमें भाई सल्फ्यूरिक एसिड था और मैंने हाथ डुबो दिया। तो मेरा जो 3 फिंगर्स है ना, है ना, 3 फिंगर में मेरा जो ऊपर का स्किन है वो रेड हो गया थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एसिड जो है ना तुम्हारा स्किन के साथ रिएक्शन कर देता है। तो फिर धीरे धीरे वो स्किन उठ गया और फिर थोड़ा टाइम लगा हमको, बट इंजरी तो हुआ ना। तो उस समय मेरे सर ने कहा कि अगर जिस समय तुमने ये एसिड में से कॉपर सल्फेट हाथ से उठाया, अगर तुमने उस समय इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश कर लेता हाथ को तो थोड़ा बहुत बच भी सकता था तुम्हारा स्किन। समझ में आया? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सोडियम Na2SO4 इज ए सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। तो अगर H2SO4 को न्यूट्रलाइज करना है तो स्ट्रॉन्ग एल्कली ले लो। अच्छा, बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है? जो बेस वाटर में सॉल्युबल है उसको एल्कली कहा जाता है, ठीक है ना। एल्कली इज ऑपोजिट ऑफ एसिड। अभी हम लोग किधर थे? एम्फोटेरिक में। तो नॉर्मली क्या है, अगर तुम्हारे पास एसिड है तो तुमको एल्कलाइन सब्सटेंस से उसको रिएक्ट करने से सॉल्ट वाटर बनेगा। अगर तुम्हारे पास एल्कली है तो एसिड से रिएक्शन करो, सॉल्ट वाटर बनेगा। लेकिन ये तीनों का जो जिंक, लेड एंड एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ये क्या करता है, अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा तो ये एल्कली जैसे काम करेगा, सॉल्ट वाटर बनेगा। अगर इसको तुम एल्कली के साथ रिएक्शन करोगे तो भी सॉल्ट वाटर बनेगा। तो इसमें बोथ द प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक। मतलब इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, it reacts with alkali to form salt and water. That is why these oxides and hydroxides of zinc, lead and aluminum are called amphoteric. Clear हुआ? तो चलो, ये तो हाइड्रोजन का स्कोप से बाहर है, बट तुमको थोड़ा बहुत तो फील हो रहा है ना कि व्हाट यू आर रीडिंग, ठीक है। चलो हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ, तो हम लोग क्या करते हैं, लैब प्रिपरेशन हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे। और थोड़ा मतलब बाकी नोट्स वोट्स तुम देख लेना, तुम्हारे पास तो है ना नोट्स इसका। तो हम क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो एक हम लोग ऐसा फ्लक्स लेते हैं, ठीक है, वो इरेज कर देना 2 मिनट, वैसे नहीं प्रिसीजन पे आ जाओ और ये कम कर दो। ऐसे कितना होगा?
करो। अरे वाह, वेरी गुड। चलो, ये है मेरा एक हमने एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है। इसमें एक कॉर्क टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें एक थिसल फनल बोलते हैं इसको हम, थिसल फनल। इसको धीरे धीरे हम ऊपर से छोड़ते हैं, ठीक है, एसिड। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ऊपर से क्यों छोड़ा जाता है, पहले से क्यों नहीं रखते हो ऊपर में, ठीक है। तो इसका तुमको आंसर तुमको ढूंढना है, अभी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। थिसल फनल से हम क्या करेंगे, डाइल्यूट, ये डाइल्यूट जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डालेंगे। डाइल्यूट मतलब वाटर मिला हुआ है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्यों नहीं बना सकते। ये सब क्वेश्चन तुमको मैं अभी जनरेट कर रहा हूँ, तुमको बताना है, ठीक है। गरम वरम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नथिंग। इसको ऐसे रख दो और यहाँ पर जिंक का ना ग्रैन्यूल्स ले लो, जिंक का टुकड़ा इसके अंदर ले लो, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। नो हीटिंग लिक्विड, तो जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जिंक के ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स ले लो, ठीक है। अभी तुमको क्या करना है कि इससे क्या होगा, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, एंड हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ठीक से लिखना है तो इसको लिख सकते हो डाइल्यूट, इसको लिख सकते हो गैस। अच्छा, नहीं, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते हैं, नहीं लिया हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ लिया? सल्फ्यूरिक एसिड ना लेके तुम HCl ले लो, कोई बात नहीं, चलो HCl लेते हैं। तुम्हारा बुक में जैसे रहता है ना वैसे ही करो। सल्फ्यूरिक एसिड से भी बनेगा, नो प्रॉब्लम, है ना, इससे भी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा प्रिसिशन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कर दो? नहीं, ठीक है, चलेगा। हम डाइल्यूट, एक मिनट, वेट एंड वेट। हम डाइल्यूट HCl लेते हैं, HCl लेते हैं। जो तुमको जिस तरह से क्लास में जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे ही करो। तुम इसमें H2SO4 से भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट HCl लिया, ठीक है, डाइल्यूट लिया। तो यहाँ से डाइल्यूट HCl थिसल फनल से ड्रॉप करेंगे, इसमें आएगा। जैसे ये आएगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा इससे। तो इस आउटपुट को तुम ऐसे ले लो, इसमें हाइड्रोजन गैस जाएगा। पूरा कंटेनर को जो है ना तुमको एयर टाइट रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर कांटेक्ट करेगा ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। किसके साथ कांटेक्ट एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए तुमको पूरा ये अलग टाइप का हाइड्रोजन है? नहीं, एक ही टाइप का हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर एयर के साथ कांटेक्ट करेगा तो ब्लास्ट कैसे हो जाएगा? तो जो ये जो फ्री हाइड्रोजन बन रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना। तो अभी जो प्रिपेयर हो रहा है हाइड्रोजन, उसको एयर टाइट कंटेनर में लेना है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन इज लाइटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक वाटर फील्ड एक बेसिन लेते हैं, यहाँ पर वाटर फील्ड बेसिन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर एक इस टाइप का एक अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर एक गैस जार को हम क्या करते हैं, इसको ये जो तुम्हारा जो पाइप आ रहा है ना, इसको इधर एंटर कराते हैं, ठीक है। एंड गैस जार को पानी भर के इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें पानी तो भरा हुआ है और इधर से गैस आ रहा है, तो वाटर जो है, इसीलिए जिसमें एयर ना रहे, इसके पूरा पहले तो पूरा वाटर भर के गैस जार को पलटी करके रखा, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस आएगा ना, वाटर को नीचे तरफ पुश कर देगा, क्योंकि अभी और ऊपर गैस रहेगा, ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, दिस इज़ द गैस्चर, दिस इज़ गैस्चर, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये अरेंजमेंट रहता है ऐसा, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो दिस इज हाउ इन लेबोरेटरी दिस इज प्रिपेयर्ड, ओके। अच्छा, इसका केमिकल रिएक्शन हो गया, बट ये जो हाइड्रोजन बनता है ना, इस हाइड्रोजन में कुछ इम्प्योरिटीज़ होता है, ओके। तो वो सब इम्प्योरिटी में क्या क्या रहता है, इम्प्योरिटी में क्या रहता है, आर्सिन रहता है। तो हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या क्रिटिकल क्वेश्चन का जो अगर आंसर करना है, इससे तुमको लगता है बस ये जिंक क्लोराइड बन गया एंड इसको बैलेंस कर लो, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया, बराबर ना, तो बस हो गया ख़त्म। लेकिन क्या है ना कि दिस इज़ नॉट प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या इम्प्योरिटीज़ रहता है, क्या क्या इम्प्योरिटी रहता है, इसके बाद फिर इम्प्योरिटी रहता है आर्सिन, AgNO3 AS आर्सेनिक का ना, नहीं, आर्सेनिक और आर्सिन अलग होता है। ये नहीं, एक मिनट, ये जो इम्प्योरिटी रहता है ना उसका बारे में बोल रहा हूँ, ये आर्सेन रहता है, ASH3, हाँ, आर्सेनिक हाइड्रेट, ठीक है। फॉस्फिन रहता है, फॉस्फिन मतलब फास्फोरस और हाइड्रोजन। जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया है हाँ। NH3, ऐसे फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बाइन होकर फॉस्फिन बनता है, पॉइजनस गैस है, ठीक है, ये रहता है। PbNO3। अच्छा, अभी अगर ये आर्सेनिक हाइड्राइड को और ये फॉस्फिन को, ये सब को हटाना है, अच्छा, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। ये सब जो प्रोसेस है इसका कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमको इसको लेके जाने पड़ता है, तब जाके ये हटेगा, ओके। नाउ विल कम टू दिस, कैसे इसको हम हटाते हैं, ठीक है। हाउ टू कलेक्ट प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इन लेबोरेटरी। कितना मेरा 1 घंटा हो गया क्या, ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा। ठीक है। तो पहले कम से कम इतना तो, ये तो कम से कम हो जाए। देखो, अगर तुमको बोला जाएगा कि 4 ऐसा इम्प्योरिटी का नाम बताओ जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में तुमको मिलता है, 2 तो इधर ही हो गया, फॉस्फिन हो गया, आर्साइन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2S एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 इम्प्योरिटी हुआ। तो इसको कैसे हटाने का, तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो गैस, हाइड्रोजन गैस बना ना, इसको हम पास करते हैं किसके थ्रू, सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू, ठीक है। तो क्या करता है कि ये जो ASH3 जो बना है, मतलब ASH3 कहाँ है, हाइड्रोजन के साथ मिक्सड अप है, ठीक है। तो ये जब मेरा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू मैं पास करता हूँ पूरा ये जो गैस बना उसको, जैसे ही पास करूँ तो ये सिल्वर आर्सेनिक बन जाएगा, एंड इसका 3 होता है वैलेंसी, एंड AgNO3 बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट बनेगा और HNO3 बनेगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए तुम देखना, इसको 6 लगेगा, इसमें 3 AgNO3 बनेगा, उसमें 3 HNO3 बनेगा। तो एक तो सेटल डाउन हो गया भाई, आर्सेनिक है, आर्सिन था, तो ये तो ऐसे प्रेसिपिटेट हो गया, ख़त्म हो गया इसका। तो अभी हाइड्रोजन फ्री हो गया। अभी हाइड्रोजन में क्या रहा, फॉस्फिन रहा, H2S सल्फर डाइऑक्साइड रहा। अभी मुझे क्या करना है कि फॉस्फिन भी सिल्वर नाइट्रेट से फिल्टर आउट हो जाता है, PH3 ऑल्सो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद ये क्या होता है, ये सिल्वर फॉस्फाइड बनता है, सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिमिलर रिएक्शन HNO3 बनता है। इसको बैलेंस करो, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट से के थ्रू जब मैं पास करूँगा ये इम्प्योर गैस, तो मेरा ये 2 इम्प्योरिटी तो सेटल डाउन हो गया। अभी बचा H2S
एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या करता है, लेड नाइट्रेट के थ्रू मैं पास करूँगा इसको, PbNO3 होल 2, है ना। लेड का वैलेंसी 2 होता है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2, ठीक है। अभी तो क्या था, पहले क्या था, देखो हाइड्रोजन अकेला नहीं था, ये आर्सिन के साथ था, ASH3 के साथ था, है ना। और क्या था इसके साथ फॉस्फिन था, इसके साथ H2S था, इसके साथ SO2 था। तो इसको, इन दोनों को हम ख़त्म कर दिए, ठीक है। अभी बचा H2S SO2। तो H2S को हटाने के लिए लेड नाइट्रेट्स के साथ जैसे मैं पास करूँगा H2S को, ये क्या करेगा, लेड सल्फाइड बनता है, PbS, सल्फर को छीन लेता है इसका, और HNO3 बनेगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगता है, ठीक है। अच्छा, अभी बचा, तो ये भी ख़त्म हो गया। अभी बचा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए क्या है, कॉस्टिक पोटेश, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो SO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम पास करेंगे तो ये बनेगा पोटेशियम सल्फाइड, K2SO3 एंड H2। तो ये क्या किया मेरा, ये जो SO2 है इसको भी सोक कर, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। SO2 पास नहीं होगा, मतलब तुम्हारा ऐसे जाएगा, इधर तुम एक यूट्यूब में के थ्रू इसको पास कर दो, इधर से तुम्हारा SO2 प्लस हाइड्रोजन जा रहा था, और इसमें तुम क्या रख दिया, KOH रख दिया। तो इधर से जब पास होगा ना, SO2 एब्जॉर्ब हो गया KOH के साथ, प्योर हाइड्रोजन तुमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिल्वर नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों, है ना, एजेंट के थ्रू जब मैं पास करूँगा इम्प्योर हाइड्रोजन को, तो प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मुझे मिलेगा, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। तो अभी तुमको क्लियर हो गया।